नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन महाराष्ट्र में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, एनडीए गठबंधन या यूं कहे प्रधानमंत्री और अमित शाह लाख दावा कर ले, लेकिन उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, बंगाल जो टीम इंडिया के मजबूत किला माने जाते हैं, उन किलों में सेंधमारी किए बगैर 2024 में सत्ता के करीब पहुंचना मुश्किल है। और यही वजह है कि इन तमाम राज्यों में कि सरकार को कैसे अस्थिर करें, कैसे विरोधी दल के नेताओं को हम जेल के सलाखों में भेजें, इसको लेकर 24 घंटे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होमवर्क चला रहा है। पहले तो महाराष्ट्र में सरकार गिराई, सरकार अपने हाथों में लिया। फिर पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ा। शरद पवार के भतीजे अभी उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार चल रही है। लेकिन इस बीच पिछले 2 दिनों से लगातार खबर आ रही है कि शरद पवार और अजित पवार के बीच उनके जो पुराने मित्र हैं, व्यावसायिक मित्र हैं, उनके घर मुलाकात हो रही है। और ये इस खबर से कई तरह की कयास लगाने लोग शुरू कर दिए कि क्या चल क्या रहा है। लेकिन कल शाम को ये खबर आई और शरद पवार ने बयान जारी किया कि हमारे जो लोग हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार जो हैं, वो चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन इस जन्म में हम बीजेपी के साथ नहीं जाते। हम किसी भी स्थिति में हम अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते हैं। उस दौरान उन्होंने कई और महत्वपूर्ण बात बोली कि भाई, अजित पवार मेरा भतीजा है, मेरा खून है, हम उससे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। और उनसे मुलाकात होना स्वाभाविक है, हम सब लोग साथ रहने वाले लोग हैं। तो ये भी संकेत उन्होंने दिया कि जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो मराठा छत्रप का मतलब समझते हैं, उनको भी उन्होंने संदेश दिया कि भाई, शरद पवार के इच्छा के विपरीत या शरद पवार के विल के खिलाफ जाकर अजित पवार भले ही बीजेपी के साथ सरकार में है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ता है वो रिश्ता है और रहेगा। उसकी वजह भी है, उसकी कई राजनीतिक वजह है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही शरद पवार का बयान आया, उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के भाई के घर ईडी का रेड शुरू हो गया। अभी भी चल रहा है रेड। और खबर ये भी आ रही है कि पूना में हाल के दिनों में अमित शाह गए थे, उस दौरान से ये खबरें लगातार आ रही है कि जयंत पाटिल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जयंत पाटिल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूना में उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है, भरोसा दिया गया है। तो पूना में भी जयंत पाटिल की मुलाकात हुई थी, ये खबर सही है। और उस दौरान भी अमित शाह यही दबाव बनाने की कोशिश किए कि आप शरद पवार को छोड़ कर आ जाइए, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार है, हम आपको जेल भेज देंगे। अब ये परिस्थिति है कि शरद पवार जब और झुकने को तैयार नहीं है, तो शरद पवार के साथ जितने लोग हैं उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाइए। जैसे उद्धव ठाकरे के मामले में उन्होंने क्या किया, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद संजय राउत, जिस पर कोई मामला नहीं बनता था, कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर किया कि भाई, जिस व्यक्ति पर दीवानी मुकदमा बन सकता है उस पर आप फौजदारी मुकदमा करके कैसे जेल में रखे हुए हैं। और 3 महीने तक बेचारा जेल में रहा। क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई उन्हें। एक ऐसे सेल में रखा गया जहां सूरज की रोशनी जा ही नहीं सकती है। 6 महीना उस आदमी को जेल से बाहर निकलते अभी भी वो आदमी स्वस्थ नहीं है, वो आदमी अभी भी ओपन आंख से देख नहीं सकता है। इस तरीके के टॉर्चर किया गया उसको, जैसे लगता है कि वो दौद हो। इस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया। तोड़ने की कोशिश हुई कि किसी तरीके से उद्धव ठाकरे का ये साथ छोड़ दे, लेकिन वो भी डटा हुआ है। अब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन चीज़ों के सहारे उन पर दबिश बनाया जा सके। मतलब सरकार गिराए और फिर ईडी और सीबीआई के सहारे उनके साथ रहने वाले लोगों को जेल के सलाखों में भेजा। ठीक उसी तरीके से शरद पवार के परिवार में भी चल रहा है। पहले पार्टी उन्होंने तोड़वाई, शरद पवार का भतीजा को अलग करवाया, वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी अधिकांश विधायक और पार्टी के नेता शरद पवार को छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अधिकांश एनसीपी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक
शरद पवार को साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो एक एक जो मजबूत पिलर है शरद पवार का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। उसी में एक जयंत पाटिल भी है। जयंत पाटिल के बारे में कहा यह जाता है कि शरद पवार के बाद पार्टी में कोई सबसे बड़ा चेहरा है और मजबूत चेहरा है सभी दृष्टिकोण से, तो वो जयंत पाटिल है। तो जयंत पाटिल को लगातार कोशिश हो रही है। जयंत पाटिल से पहले भी ईडी ने पूछताछ कर चुकी है। अब भाई के यहाँ रेड करके एक अलग तरीके के मुकदमा बनाने के, मतलब भाई के सहारे अब दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये ऑपरेशन महाराष्ट्र में किस किस स्तर पर खेल हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। या तो आप हमारे तरफ आओ या नहीं तो जेल जाओ, ये सिचुएशन खड़ा कर दिया है। और अब देखना यह है कि शरद पवार इस मामले में, क्योंकि शरद पवार ने तो घोषणा कर दी कि हम समझौता नहीं करेंगे और हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, तो फिर अब देखना यह है कि जयंत पाटिल कब उनका साथ छोड़ते हैं, कब तक वो ईडी और सीबीआई से लड़ते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि लड़ना कितनी मजबूती के साथ कितनी देर तक लड़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे शरद पवार की घेराबंदी घर से शुरू हुई और भतीजा को अलग किया, ठीक जयंत पाटिल का भी की घेराबंदी अब घर से शुरू की है। उसके छोटे भाई के यहाँ रेड हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर परिवार का दबाव बढ़ेगा उन पर। क्या किस चक्कर में, क्यों परिवार के लोगों को अब जेल भिजवाने में लगे हुए हैं। ये जो एक होता है कि पारिवारिक दबाव होता है, छोड़ दीजिए शरद पवार जी को, अब चले जाइए बीजेपी के साथ, क्या रखा है। इस तरीके का दबाव जो एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ हैं उन पर इस तरीके से दबाव डाला है। छगन भुजबल, नारायण राणे तो पहले से दागी हैं, अजित पवार तो पहले से दागी हैं। जब चाहे वो जेल में रहता है, जेल से बाहर आता रहता है, तो कोई नई बात नहीं है। अजित पवार पर पहले से ही घोटाला का बड़ा चार्ज है, तो वो पहले से आरोपी हैं ही। याद होगा मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री आए थे तो अजित पवार के बारे में क्या क्या कहा था, और उसके एक सप्ताह के अंदर अजित पवार उनके साथ आ गए तो सारा पाप खत्म, एकदम वॉशिंग मशीन में जो है सो साफ होकर एकदम वाइट कॉलर वाले नेता वो हो गए। तो ये चीज़ें तो चल ही रही हैं, इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शरद पवार अब कितनी देर तक टिकते हैं। वैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों एक स्थिति में महाराष्ट्र में आकर खड़े हो गए और अब मराठा स्वाभिमान की भी बात होने लगी। जैसे उद्धव ठाकरे के मामले में ठाकरे परिवार का स्वाभिमान जुट गया, बाला साहब ठाकरे का स्वाभिमान जुड़ गया है। इस वजह से सिंधे के हटने के बावजूद भी शिवसेना के अधिकांश कार्यकर्ता समर्थक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। शरद पवार के साथ भी यही स्थिति होती रही। जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, शरद पवार को परिवार में टूट कराया जा रहा है, फिर उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके घर ईडी का रेड हो रहा है, तो ये भी सेंटीमेंट महाराष्ट्र में उभरना शुरू हो गया है कि मराठियों को, मराठा को टारगेट कर रही है। और वैसे भी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच आज की लड़ाई नहीं है, बरसों बरस की लड़ाई है। और अब ये लड़ाई एक लेवल पर पहुंचता जा रहा है कि किस तरीके से मराठों को टारगेट किया जा रहा है। और ये ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि गुजराती और मराठी के बीच जब कभी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, गुजरातियों की हार हुई है। मराठा कभी भी समझौतावादी नहीं रहा है और उसके इसी गुरूर को तोड़ना चाहते हैं मोदी और शाह कि परिवार का दबाव बना दीजिए, परिवार के रहने वाले जो लोग हैं उनके सहारे दबाव बना दिए जाए कि उसको तोड़ देना है। और स्वाभाविक तौर पर शरद पवार जब तक है टीम इंडिया के साथ, महाराष्ट्र में जो कॉम्बिनेशन बना है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव, वो इक्वेशन किसी भी परिस्थिति में टीम मोदी को चैन से रहने नहीं देगा। क्योंकि जो राजनीति वो कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के सहारे, गडकरी पहले से ही नाराज है, ब्राह्मण भी उनसे नाराज है जो राजनीति वो कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि मुंडे का परिवार नाराज उनसे है, प्रमोद महाजन का परिवार उनसे नाराज है। तो जो भी महाराष्ट्र में बीजेपी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो जो परिवार, वो सारे के सारे परिवार इन दिनों इनसे नाराज चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये चीज़ें चल ही रही हैं। तब देखना यह है कि कब गुजरात और महाराष्ट्र वाली फीलिंग डेवलप कर जाए और एक नए तरीके की चीज़ें आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि मराठा स्वाभिमान
अब जागृत हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से बूढ़े शेर की घेराबंदी की कोशिश चल रही है। और ये घेराबंदी की कोशिश किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। और ऐसे स्थिति में जो रणनीति बीजेपी बना रही है, ये शाह और मोदी जिस रणनीति पर आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र को साधने के लिए, वो उल्टा न पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र कभी भी गुजरात के साथ सहज नहीं रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि गुजरात के दो सुपर पावर किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले कई वर्षों से प्रभावित कर रहा है और वहाँ की सरकार व्यवस्थाओं को किस तरीके से अस्थिर करके रखा है। ये समझदारी अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में फैलने लगा है। अब देखना यह है कि इसका परिणति क्या होता है, क्योंकि शरद पवार का सिर्फ यह कह देना कि कोई मुझे डिगा नहीं सकता है, मैं अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ अंतिम दम तक खड़ा रहूँगा, स्वाभाविक तौर पर ये मराठी स्वाभिमान की भी चर्चा, या यूँ कहिए ये मराठी स्वाभिमान को परिलक्षित करने जैसा है कि देख मराठा कभी समझौता नहीं करता है। और मराठा इस मामले में काफ़ी कह सकते हैं कि अपने विचारों को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर काफ़ी आग्रही रहते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि शाह और मोदी ने जो ऑपरेशन महाराष्ट्र की शुरुआत की है, परिणति जो भी हो, जितने नेता जेल जाएं, लेकिन चुनाव परिणाम इससे प्रभावित होगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है।